सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। तो मैं प्रोफेसर बिजोन मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूं कि 2 शब्द कहकर हमको कथार्थ करें। नमस्कार। बहुत ही अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट आई थिंक आप लोगों सबको देख के एक एंजाइटी आ गया, एंड उस एंजाइटी को दूर करने के लिए आप लोगों का शक्ल देखना बहुत ज़रूरी था। बहुत अच्छा लग रहा है। You know, what a smiling face, and it looks very nice. See, we used to always see each other on that television screen or on our laptop or on the phone. And now I can see everybody so clearly with that smiling face and with all that energy in you, which has made me forget about all my anxieties now. I'm perfect. Not to worry. Nothing to worry. केवल एक ही चीज़ जो हम आप लोगों को आज बताना चाहते हैं और जिसके लिए हम हैदराबाद से आए हैं यहाँ, कि आप यदि उदय मन्ना जी के इन्फ्लुएंस में आ जाओगे तो आपको वो सोने नहीं देगा। और उन्होंने दीपचंद जी ने जो बताया, जो स्लोगन हम लोग बनाए थे कि जागो ग्राहक जागो, ही इज द रियल डेमोन्स्ट्रेटेड कैरेक्टर। जिसको बोलते हैं ना कि एक शक्ल आनी चाहिए हर चीज का, तो वो स्लोगन का कैरेक्टर इज उदय मन्ना जी। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। यू सी, व्हेन आई अंडरस्टैंड कि इनफैक्ट आज दिन भर आप लोग इसी पे चर्चा करोगे कि कहाँ से शुरुआत किए, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जाना चाह रहे हो। एक चीज जो कॉमन मिलेगा आपको, जो आप लोग सबके अंदर में है, वो है एक बहुत डीप पैशन एंड अ डीप कमिटमेंट एंड अ डीप काइंड ऑफ एन ऑनेस्टी। आप लोगों के अंदर में ये 3 जो इंग्रेडिएंट है, इतने भर भर कर है कि आज उसके चलते हम लोग सब एकत्रित हो गए हैं और एक परिवार बन गए हैं। RJS और RJSN जो नया वर्ड आप लोग दिए हैं, एंड आई एम सो प्राउड दैट ऑल ऑफ यू हैव एग्रीड टू गो इनटू दिस मिशन। What have we achieved? क्योंकि आज का दिन है, हम लोग को ये भी सोचना है कि हम लोग क्या अचीव किए हैं। What have we achieved? और कोई भी चीज अचीव करने के लिए उसको मेजरमेंट करना बहुत अनिवार्य होता है। इट शुड बी टेंजिबल, ये नहीं कि हवा में बात कर रहा है। सो द फर्स्ट थिंग जो हम उदय मन्ना जी को ऑलवेज इंसिस्ट किए कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल रहा है उसको डॉक्यूमेंट जरूर कीजिए। नोबडी इज स्मॉल एंड बिग, nobody is important or not important, nobody is ordinary and nobody is a VIP. We are all same. We are all same. So everybody's word, आपको हो सकता है कि सुनने के लिए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जो कह रहा है वो कुछ माने रखकर कह रहा है, उसके अंदर में कुछ है जो बोल रहा है,
और उसको सुनना बहुत जरूरी है. So in all our Sunday programs at 11 o'clock, we used to call experts, we used to call speakers, we used to call eminent personalities, but we also used to invite all participants to speak. Yes or no? हाँ या ना? ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो वापस गया है, जो बोलना चाह रहा था, उसको बोलने का मौका नहीं मिला? कभी हुआ ऐसा? Never. Why? Because everybody's words are important and it needs to be documented, which he has done very successfully, and I am very happy. वो किताब भी कही है. This will stay alive whether I am there or not there, or you are there or not there. This will stay alive. Am I right or wrong? Right. Will you give it to your children or not? Oh, yes. Will you give it to your grandchildren or not? अब आप वापस जाकर उनको जरूर ये किताब दीजिएगा, और यदि आपके पास कॉपी नहीं है तो प्लीज लीजिएगा. Because this is the soul of what you have done. This is the evidence. You can measure. 150 episodes is not a joke. Continuously, without any break. He couldn't have done it alone. अकेला नहीं कर पाते. आप लोग नहीं होते तो नहीं कर पाते. आप लोग हैं करके वो कर पाया, और वो ये कर पाया है. We are all party to this success. Let's give a big round of applause. Big round of applause. And you will see well documented 150 topics of very, very important topics. ऐसा वैसे टॉपिक नहीं है. No political topic. It is all social topic. Topics which make you a personality. Topics which makes you a kind of a character, which the country today in India, we need it, because India is tomorrow going to be the leader of the world. हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोले. अब ये पॉजिटिव मीडिया, जो पॉजिटिव आंदोलन है, इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली. केवल इंडिया में नहीं, वॉशिंगटन में भी कोई होंगे, वो भी बोलेंगे लोगों को कि एक आंदोलन शुरू हुआ है इंडिया में कॉल्ड पॉजिटिव मीडिया. हो पाएगा कि नहीं? हो गया. दैट्स राइट. हो गया. हो गया. करेक्ट. इशाक खान जी, हो गया. वेरी नाइस. इट्स रियली वंडरफुल. यू नो, वी हैव एक्सीलेंट कैरेक्टर्स, एंड आई एम श्योर आज का दिन will again become such a memorable day in your life, in our life, everybody's life, that we will. आइए टेटेश्वर जी, आइए आइए प्लीज आइए. नमस्ते, आइए. वेरी नाइस. So friends, you see, मौका मिलता है तो you can keep on talking, but then we have to close at one point of time. My closing remark will be, and what I want to close by saying, that the story has just begun. हम लोग just शुरू किया है. It is not that 150 episodes is the end. What I want to tell you all is, we have already made a plan that we will be there till 2047. 2047. Which means what? Which means 52 episodes every year. Now we are in 2023. So how many we have to make? 25. More than 1,000? Huh? 1196. 1196. 1196. 1196 episodes we are targeting, and we have achieved 150. So it is almost that we have covered around 10%. We have to go for another 90%. 90%. Right? How it is possible? 1.4 billion citizens in India and around 7.8 billion citizens around the world.
right? So it is nothing very impossible. जैसे आपने देखा कि when we thought of 75 and we declared that we will do 150, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, हो गया कि नहीं, हो गया कि नहीं? Today we are all assembled here to celebrate the 150th episode of our positive media interaction every Sunday 11 o'clock. Without any break. And that has to continue, that steam has to go on. But how do you generate the steam? You need fire. You need the fire. How do you get the fire? You have to have that ignition, that switch to start. We just started. Now you have to keep putting the fuel, to keep the ignition and the fire on. तो वो फायर को ऑन रखने के लिए हम आप लोगों सबको ये विनती करेंगे कि हम लोग सब, and today I would, as I am, I think the first speaker. Am I the first speaker? Yeah. Nobody has spoken before me. So I can only tell you that from my side, which means all my family members, Bina ji, Dr. Anamika, Praful bhai, Ranjan बहन, जो हमारे इर्द गिर्द मतलब हमारे संसार में है, बट हम लोग सब एक ही परिवार हैं. तो चूंकि हमको पहला मौका मिला है, I would say that we should all work together in such a way that we build a corpus. And the corpus can start only when everybody pours into that. And then, there will be a kind of a seamless ignition which will be there. The fire will keep on burning because everybody will start putting something or the other. So I would sort of tell all my family members that whatever little I have got, from there, I promise that in that fire, I will definitely help in terms of giving a lakh of rupees to the movement right away to take it forward. And then Manna ji will, every meeting should be able to say that where we have reached in terms of achieving that 190 episodes, so that even if you're there, not there, you know that somebody will do it and it will be done by 1947. So thank you very much. I feel very happy, delighted to be part of this movement. I feel very delighted that I will be able to contribute in some manner into that corpus, and that corpus should be able to keep the fire burning, and every year we should meet somewhere or the other, like we are meeting here. At least whoever can come, like you all have decided to come today, physically. But one meeting should be there at least, which should be physical, where we all meet. But every Sunday on the web, we are always there, 11 o'clock sharp, without fail. Jai Hind, God bless you. God bless. मैं दीप माथुर जी को कहूँगा, क्योंकि सम्मान है. आज के को-ऑर्गेनाइजर हैं सोमेन कोले जी, तपसील जाति आदिवासी, और बिजोन कुमार मिश्रा जी का सम्मान किया जा रहा है. और ये आज तक का आरजीएस 8 सालों में पहली बार जो साइलेंटली काम कर रहे थे और हैदराबाद से आए हैं. आपने सुना ही कि किस तरह से 150वां अंक करने की जो ताकत दी है, ये को-ऑर्गेनाइजर हैं. और अवार्ड सेरेमनी में हम बुलाना चाहेंगे अपने परिवार के गार्जियन चौधरी इंद्रराज सिंह सैनी जी को, जिन्होंने न जाने कितने योगदान दिए. अगर बिजोन कुमार मिश्रा जी का स्वागत अगर हो रहा है तो निश्चित रूप से परिवार के लोगों के बीच होना चाहिए. मैं चुन चुन कर बुलाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि किन लोगों के बल पे ये आंदोलन आगे बढ़ा है. चौधरी इंद्रराज सिंह सैनी जी,
सुरजीत सिंह दीदेवार जी, जिन्होंने घोषणा करी है कि हर महीने हमारा एक कार्यक्रम मन्ना जी करवाइए, जबकि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन आपके आगे हम लोग नतमस्तक हुए कि हर महीने दीदेवार जी का स्वयं का स्वामी बनो का एपिसोड 2 हो गया है, हर महीने होगा। इंदिरा सिंह सैनी जी, बाकी परिचय होगा बाद में, लेकिन मैं चाहता हूं कि सम्मान जो है भव्य तरीके से हो। प्रेम भाटिया जी, जो अपने आप में एक स्तंभ है योगी कवि, मैं उनको बुलाना चाहूंगा, और जिनके बल पे ये कार्यक्रम जो है वो यहां तक आगे बढ़ा। मैं बुलाना चाहूंगा हमारे जो प्रफुल्ल भाई हैं, जो कि गुजरात से आए हैं, रंजन बेन जी के साथ मैं चाहूंगा कि सम्मान हो, क्योंकि सर्वोच्च सम्मान है 8 वर्षों में। प्रफुल्ल भाई आप आ जाइए। ये हमारे घर के गार्जियन लोग हैं, जिनके आरजेएस स्पोक्स पर्सन जो है उनको बुलाना चाहूंगा। ये हमारे घर के गार्जियन हैं और जो हमारे इस संस्था के संस्थापकों में से माने जाते हैं। आकाशवाणी के वरिष्ठ कर्मचारी रहे, गजेटेड ऑफिसर, भारत सरकार के समिति में, राजभाषा समिति के सदस्य, सलाहकार समिति में डॉक्टर हरि सिंह पाल जी, ये लोग आधार स्तंभ हैं। ये लोग आधार स्तंभ हैं जिन्होंने इस आंदोलन को यहां तक आगे बढ़ाया। बिजोन कुमार मिश्रा जी का स्वागत जो है इतना हल्का नहीं हो सकता है। ये पूरा परिवार मिलकर स्वागत करेगा और भव्य तरीके से स्वागत करेगा। मंच छोटा पड़ जाए तो पड़ जाए, लेकिन स्वागत भव्य होना चाहिए, और यही मेरी आकांक्षा है। तो आप भी सभी लोग आ जाएं यहाँ पर। हाँ। ये फोटो सेशन हो गया। अब आप लोगों का, विक्टा जी का जो आशीर्वाद मिला हुआ है, तो आप लोगों की बदौलत ही ये चीजें आगे बढ़ रही हैं। एमए सिकंदर जी के बारे में मैं बताना चाहूंगा। इस पुस्तक का लोकार्पण एमए सिकंदर जी का स्वागत किया जाए, जो जामिया हमजा यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं इस वक्त, लेकिन नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, क्योंकि पूर्व निदेशक रहे हैं। और एमए सिकंदर जी इसका फॉर्मर में हैं। यहाँ जी सर, यहाँ से। तो बिजोन कुमार मिश्रा जी का वर्ल्ड लेवल पर कंज्यूमर की आवाज उठाने वाले भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात है। जागो ग्राहक जागो की बात आपने सुनी, आपका ही दिया हुआ वो शब्द है जो आज लोग जानते हैं कि अवेयरनेस। इंटरनेशनल कंज्यूमर पॉलिसी के एक्सपर्ट के साथ साथ कई संस्थाओं के जो किताब में आपको दिखाई देंगे, और जो कंट्रीब्यूशन जिसने जितना काम किया है, जितने वेबिनार में जुड़े हैं, जितने को ऑर्गेनाइजर रहे हैं, किताब में दर्ज है। और यही किताब की खासियत है। किताब पहले आपको दी गई है कि हम लोग जो कह रहे हैं वही कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं बात करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बिजोन कुमार मिश्रा जी का सम्मान इसलिए है कि 75 कार्यक्रम को 150 करने की ताकत जो है प्रोफेसर बिजोन कुमार मिश्रा जी ने, हम लोगों का विजन सिर्फ 75 तक नहीं था, आदेश फैमिली सिर्फ 75 तक कर रही थी। और उसके बाद जो है इन्होंने कहा है कि 2047 तक, सोमेन कॉलेज भी हैं उसमें, जो कोलकाता से आए हुए हैं, और सभी लोग मिलकर हम लोग इस आंदोलन को यहाँ तक ले आए हैं। अगली पीढ़ी की खोज जारी है। ये सभी लोगों की इच्छा है कि ये रुकना नहीं चाहिए, तो अगली पीढ़ी की खोज जारी है। मन्ना जी ने जो कहा है उसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। आज प्रोफेसर बिजोन कुमार मिश्रा जी ने एक और घोषणा करी है कि जो हमारा आरजेएस फाउंडेशन है, उसके लिए उन्होंने 1 लाख रुपए की जो सीड मनी जो देने की घोषणा करी है, हम उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। स्पेशल मोमेंटो बनाया गया है। धीरे धीरे आदमी जो है वो ये आज जो है ना, आज ये पूरी आज फैमिली की ओर से है। क्योंकि ऐसे बिजोन कुमार मिश्रा भारत में
हर गांव, हर शहर में, हर घर में पैदा हो। पहले नहीं करते। एक छोटा सा तुम्हें 4 लाइनें सुना देता हूँ कि आपको सुनना पड़ेगा कि इन्होंने कैसे शुरू किया और कैसे इनके संपर्क में आया। बहुत जरूरी हम लोग सबको जानना मेरे हो गया। एक छोटा सा शेर और 2 पंक्तियां सुनाना चाह रहा हूँ। हाँ करें। हाँ एक छोटा सा शेर और 4 पंक्तियां सुनाना चाह रहा हूँ कि खुश हुआ जाता है जो उपकार में, खुश हुआ जाता है जो उपकार में, मिल गया सब कुछ उसे संसार में। तो इस प्रकार की फीलिंग के साथ आगे बढ़ रहा है। और 4 पंक्तियां देखिएगा कि आप अच्छे हैं बहुत। मैं बिजॉन मिश्रा साहब को नज़र कर रहा हूँ, मैं आपको नज़र कर रहा हूँ सर। 4 पंक्तियां कि आप अच्छे हैं बहुत, इसमें तो कोई शक नहीं। आप अच्छे हैं बहुत, इसमें तो कोई शक नहीं। और अच्छे होने की संभावना है या नहीं, और अच्छे होने की संभावना है या नहीं। संभावनाएं हैं बड़ी गर दिल से तुमने कह दिया, संभावनाएं हैं बड़ी गर दिल से तुमने कह दिया। मुझको लगता है कि मेरा एक दोस्त साथ चल दिया। लेट्स मेक ए बिग बिग टॉक। थैंक यू वेरी मच। वो नहीं आएगा, कैमरा में नहीं आएगा, किसी का भी करेंगे। चौधरी इंद्रनाथ सिंह सैनी जी। मिश्रा जी।
जितेंद्र सिंह शंटी जी हमारे बीच आ गए हैं, हम उनका बहुत स्वागत करते हैं। और जैसा आपको सभी विदित होगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह शंटी जी पद्मश्री से सम्मानित हैं, और जो कोरोना में इन्होंने जो काम किया है उसके लिए उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया, और वो शहीद भगत सिंह सेवा दल के फाउंडर हैं। प्रफुल्ल पांडे जी। देखिए ये न्यूज़ लेटर जो है इसमें हम लोग लगातार जो है ना आपको पीडीएफ भेजेंगे। अभी थोड़ी देर में ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। इस पीडीएफ में आपको ये न्यूज़, जैसे ये फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं जितेंद्र सिंह शंटी जी की लगी हुई है, यानी आज कार्यक्रम हो रहा है और इसी का ये पोस्टर जो है वो लॉन्च हो रहा है न्यूज़ लेटर के रूप में। तो ये लगातार हम लोग हर कार्यक्रम करेंगे, जब भी फिजिकल होगा उसमें न्यूज़ लेटर में इसी तरह से अगले गेस्ट के डॉक्यूमेंटेशन पर जोर हो रहा है। जितेंद्र सिंह शंटी जी आरडीएस जो है हर चीज के एक एक कदम को डॉक्यूमेंटेट कर रहा है ताकि आने वाली पीढ़ियों तक ये पहुंच जाए। तो ये जो है आरडीएस पीडीएफ जिसमें आपकी कहानियां दर्ज होंगी। पूरे भारत से पैनलिस्ट आज ही घोषित हो जाएंगे। जो लोग पैनलिस्ट बनना चाहते हैं, संविधान देना चाहते हैं उनके लिए, और जो लोग को ऑर्गेनाइजर बनना चाहते हैं, क्योंकि अभी घोषणा हुई कि हम लोग 2047 तक अमृतकाल का सकारात्मक भारत का श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम करने जा रहे हैं। सर जितेंद्र सिंह शंटी जी जानते ही हैं, क्योंकि इन्होंने पहला कार्यक्रम जो आजादी के अमृत गाथा का उसमें मुख्य अतिथि थे। जितेंद्र सिंह शंटी जी के लिए ताली बजाइए। इन्होंने जिस चीज की शुरुआत करते हैं वो अपने मुकाम तक पहुंचता है। आज ये आरडीएस पीडीएस की शुरुआत कर रहे हैं, इसका मतलब 2047 तक लगातार जो है आपको पॉजिटिव मीडिया डायलॉग मिलेंगे। पूरे देश में हम लोग मीडिया का
विकल्प पॉजिटिव मीडिया देने जा रहे हैं और सकारात्मक ऊर्जा से लबरेज हैं। जो लोग इस देश को, अपनी मिट्टी को, जो भगत सिंह को प्रेरणा स्रोत मानते हैं, वो सारे लोग पूरे भारत से एकजुट होने जा रहे हैं। यहाँ भी कई राज्यों के लोग आए हैं वो इसी आशा में कि हम भगत सिंह के कदमों पर चलना चाहते हैं। तो राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर, ये जो है आरजेएस, राम जानकी संस्थान, आरजेएस का मतलब राम जानकी संस्थान, पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस, पॉजिटिव हम लोगों के हर काम में लगा हुआ है। तो निश्चित रूप से आपने जिस चीज की शुरुआत करी, 150 कार्यक्रम, देश में नंबर 1 पे रिकॉर्ड है ये कि आजादी का अमृत महोत्सव में जन भागीदारी अगर किसी संस्था ने की है तो आप लोगों ने की है। और उसी तरह से 2047 तक, आप समझिए 2047 तक हर रविवार आरजेएस वेबिनार की चांसलर महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी बट्टी हिमाचल प्रदेश से डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जी के तालियां बजाइए। तो ये जो है आरजेएस पीवीएच, ये हमारा परम सौभाग्य है कि डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जी हमारे बीच आ चुके हैं। हम आरजेएस परिवार की ओर से उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आइए तालियां बजाकर उनका स्वागत किया जाए। डॉक्टर गर्ग जो हैं वो महाराज अग्रसेन यूनिवर्सिटी जो हिमाचल प्रदेश के बद्दी में सिचुएटेड है उसके चांसलर हैं और इसके साथ ही साथ वो बहुत एक्टिव सोशल वर्कर हैं। डिफरेंट फील्ड्स में सामाजिक क्षेत्रों में उन्होंने बहुत उल्लेखनीय काम किया है और वो दिल्ली नगर निगम के निगम पार्षद भी रहे हैं 1983 से 1990 तक। इसके अलावा वो एमएलए भी रहे हैं, दिल्ली विधानसभा के सदस्य रहे हैं 1993 से लेकर 2003 तक। और वो जो पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर जो पब्लिकेशंस हैं उनके डायरेक्टर भी हैं और इसके अलावा वो भारत लोक शिक्षा परिषद के फाउंडर हैं। और ये संस्था जो है जो देश के विभिन्न राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश में 1000 एकल विद्यालय चला रही है और जो कि जो ट्राइबल एरियाज में काम कर रही है। आज हम बहुत गौरवान्वित हैं कि डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जी हमारे बीच उपस्थित हैं और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर है। हम उनका अपने जो आरजेएस परिवार है उसकी तरफ से हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं मन्ना जी से निवेदन करूंगा कि वो आगे का कार्यक्रम संचालित करें। मन्ना जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीपचंद माथुर जी। प्रफुल्ल यहाँ बैठे हुए हैं, गुजरात से। मैं यहाँ परिचय करा दूं, ये उत्तर प्रदेश से गाजियाबाद से हमारे आरजेएस स्पोक्स पर्सन अशोक कुमार नवी जी ओएम हैं। आप गुजरात से प्रफुल्ल भाई सेठ जो जाने माने फार्मासिस्ट हैं, बड़ौदा गुजरात से आप तशरीफ लाए इस कार्यक्रम के लिए। और विजय कुमार मिश्रा जी जो हैं वो आए आंध्र प्रदेश से, प्रफुल्ल जी तेलंगाना से। और बताएं कितने लोग आए हैं? मेरे ख्याल से कितने लोग आए हैं? कोलकाता से ये सोमेन कॉलेज के परिवार के लोग हैं और निशेष भी आए हैं, विद्या भी आई है। आरजेएस पीवीएच क्या है ये बहुत जानना जरूरी है। आरजेएस पीवीएच जो है जिसका अभी लॉन्च हुआ है, न्यूज़लेटर में भी है। तो मैं अशोक कुमार मलिक के स्पोक्स पर्सन हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आप दो शब्द आरजेएस पीवीएच क्या है और इसमें लोगों की क्या जिम्मेदारी, देश की जिम्मेदारी क्या होती है। Thank you, Manna ji, and we are honored to have such people who have become cherished in the hearts of the people of India. So RGS, which started several years ago, has been discovering itself, rediscovering itself. And the latest rediscovery is that of RGS Positive Broadcasting House. It is at the center stage at the moment. And you would agree, and all those achievers in society have gone through those experiences that when they were coming up, they came across so many things which impeded their progress.
but they were not daunted. And we are a young nation, and now we are asking young people to come forward and join this movement. And the doors of RJS PBH are open for them. It will not be, other platforms may not be easily accessible. That is the reality. But anyone can come, anyone who wants to express his talent, her talent for building a better society, he or she is welcome to join this PBH anytime. Even now we are in the process of getting people on the panel of PBH. And anyone of, just right at the moment, the doors are open. I would like to know who among you wants to be on the panel of PBH for carrying out interviews of important people or discussions on various issues of social concern. And following the vision of RJS in order to a better society. Let us know at least who will be wanting to come. May I know your good name, please? Mr. Gupta, I'm glad that, and hello, you have come. Nice to see you. There are just two people just now. Others, we are in the process of getting people on the PBH. And Miss Janvi Joshi, whom I sponsored, she is a poetess and an intellectual. She represents Young India. And I have already recommended her for the panel, and I'm very confident she will take the movement forward. And Mr. Om Sapra, and yes, I'm very glad. Anyone else among the younger people? Mr. Marchant, it will always be fine to have you on the panel. And sometimes we one-on-one, we will be discussing, myself with Janvi, myself with Marchant, myself with Sapra, and all that will be happening. And we will be reaching. And Muni Kumari ji, I'm very glad. She is now on the panel, Manaji. Muni Kumari ji is now on the panel. Mr. Sapra is on the panel. Janvi Joshi is on the panel. And I'm very fine with you. You know, you are sending vibes. And anyone else, this is the opportunity. Mr. Rajiv Gautam, he is already demonstrated how this can go onto world stage. Although we have not to be so hasty, but these days, being in the virtual world, anything we do, it gets spread globally. So there's nothing wrong in saying that we can become global immediately. But let us be less hasty. But that time will come. It is approaching fast. I will give a simile. The train of opportunity is passing. If you miss this, maybe you will miss it forever. Because life is unpredictable. So come forward and join the PBH. Anyone else among the younger people? Mr. Durga Das Azad, he is already spreading happiness in society. And I'm glad that you have offered yourself for this very important work. Yes, I'm sure that you will carry forward and you will infuse the happy element also in that. Anyone else? Hello. I talked to you. It was very, very wonderful that day when conference. Yes, sir. Anyone else, please? Anyone else? Pratibha, you are already on the webinar, and whenever you come and recite your poetry, it's a wonderful thing. And you have great potential. We have been talking about you because this is a family. We often discuss people whom we know, and we discuss their potentialities also. I'm sure that you will take it forward. Your contribution will be important. Anyone else? May I know your... yes. You sent very bold post in the group. I have talked to the national convener and the founder.
And really, I was wondering who this person is. And if you are offering yourself for the PBH, I'm glad. I'm enthused myself, because whatever you say carries an element of enthusiasm. So I'm glad that Mr. Merchant is there, Durga Das is there, Pratibha is there, Janvi Joshi is there, and there are other people. Yes, you will be on the very wonderful. You see, there are so many people, so many people. They are all full of enthusiasm. So nothing is going to stop us. Spontaneous response. It is a spontaneous response. ये पैनलिस्ट है या मेजबान करने वाले? No, they are on the panel of Panel. Yeah. मेजबानी करने Acha, now the second point would be that we have been holding webinars, and this is our heritage, and we have to nurture it. Maybe we have to modify it. At least according to my opinion, we will have to again reinvent our webinar also, I think. But anyone who will be wanting to become a co-organizer on that webinar. Pratibha, you have already been there. And now again, it is good that you are maintaining that continuity. And Muni Kumariji is there. And I hope those who are on the panel would also be, I can assume that. One can easily assume, Manaji, those who are on the panel would also come over as co-organizers sooner or later or at different times. We can assume that. Okay, I think that would be enough. Thank you, Manaji, and thank you very much. Thank you. अशोक कुमार मलिक जी, आपने तो अलग जगह दी। वाह, क्या बात है। देखिए कितने पैनलिस्ट इसी संख्या में तैयार हो गए हैं, यानी उनका कमिटमेंट समय दान के लिए है, समय दान करने के लिए वो आगे आ गए हैं। यानी एक पैनल बन जाएगा पैनलिस्टों का, क्योंकि अब हम लोग जो है वो कुछ इंडिफरेंट करने जा रहे हैं, क्योंकि डेली प्रसारण होगा और बहुत ही विद्वान लोग और भी जुड़े हुए हैं जो यहाँ हॉल में नहीं हैं। तो आप जो है उन लोगों का नाम लिख लीजिए। पहले हम पैनलिस्ट का कह रहे हैं, ये इनको बुला के अपना नाम लिखवा दीजिएगा। नाम आप लोगों का छूट गया। पहले पैनलिस्ट और उसके बाद सेकंड जो को ऑर्गेनाइजर होगा वहीं पे को ऑर्गेनाइजर भी लिख दीजिएगा। हाँ, अब मैं जो है बड़े आदर भाव के साथ जो बुलाएं आपको पैनलिस्ट और को ऑर्गेनाइजर, आप लोग वहां पे नाम लिखवा दीजिएगा, ताकि वो अगले न्यूज़लेटर में प्रकाशित होगा। धीरे धीरे हम लोग एक वर्कशॉप भी करेंगे। अभी थोड़ी देर के बाद एक वर्कशॉप भी होगी जिसमें बताया जाएगा कि हमें करना क्या है। अब हम आज के मुख्य अतिथि, जिसके बारे में दीप माथुर जी ने काफ़ी बताया, जो कि काफ़ी प्रेरणादायक व्यक्तित्व रहे हैं। हम लोगों ने जब ऑब्जर्व किया कोरोना काल में, तो ह्यूमैनिटी क्या होती है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह शंटी जी को देखने से ही पता चल जाता है। जितेंद्र सिंह शंटी प्रेरक व्यक्तित्व हैं और ऐसे लोगों के लिए ही आरजीएस पीबीएच आ रहा है। हम उसमें बाकी तो मीडिया चैनल करते ही हैं, लेकिन जितेंद्र सिंह शंटी जी ने जो काम किया है उसको नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए एक डॉक्यूमेंटेशन की योजना आरजीएस पीबीएच की है। हम डॉक्यूमेंट करेंगे। आप यहाँ जितने लोग आए हैं, हम चाहते हैं कि आप लोगों के जो पोते पड़पोते जब हम लोग नहीं रहे तब भी डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे, जैसे कई आज गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी हैं, उस समय इस तरह की चीजें नहीं थी कि हम डॉक्यूमेंटेशन कर सकें, तो बहुत सारे गुमनाम रह गए। उन्होंने भी देश की सेवा की थी। आज उन लोगों को हम लोग नमन करते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं देश के लिए, आप खुद सोचिए। हम लोग जो कर रहे हैं उसमें आप लोग शामिल हो सकते हैं। आप कुछ करना चाहें, मतलब समथिंग इज बेटर देन नथिंग। हम इस दुनिया में आए क्यों हैं, ये प्रश्न बार बार मंचों से कहा जाता है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल करने के बारे में सोचिए, क्योंकि हम और आप एक दिन नहीं रहेंगे। कोरोना काल में जिस तरह से दीप माथुर जी ने बताया कि जितेंद्र सिंह शंटी जी ने जो सेवाएं दी हैं, वो कहीं ना कहीं हमें प्रेरित करती हैं कि आज आज़ादी की अमृत गाथा जो हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव में किए, उसके 14 अगस्त 2021 को पहली बार वेबिनार में शामिल हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह शंटी जी,
और सरकार ने आपको पद्मश्री से सम्मानित किया और हम लोग आज आपको सम्मानित करते हुए बड़े हर्ष का अनुभव कर रहे हैं। इस मंच पर उन सभी नई पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए कि राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार है, विश्व एक घर है, वो हम केवल कहे नहीं बल्कि अपने आचरण में भी लाएं। तो मैं माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह शंटी जी को सादर आरजेएस के इस आजादी की अमृत गाथा के समापन करने के लिए जो 14 अगस्त 2021 से चल रहा था, आज 6 अगस्त 2023 में समापन करने के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। भारतीय आज़ादी को 77 साल होने के उपलक्ष्य में आज़ादी के अमृत महोत्सव को प्रमुख रखते हुए आरजेएस यानी राम जानकी संस्थान, जिन्होंने बहुत बड़ा प्रयास करने की घोषणा करी 150 ऐसे कार्यक्रम करने के लिए, और आज दिल्ली के राजेंद्र भवन डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में बहुत ही एक अच्छा अवार्ड सेरेमनी किया, न्यूज़पेपर भी लॉन्च किया, और मैं तो कहूँगा न्यूज़लेटर लॉन्च किया। मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही दिल्ली के वरिष्ठ, हमारे तो नेता भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, चांसलर भी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि सादगी का प्रतीक है डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग जी, मंच पर उपस्थित श्री दीपचंद माथुर जी, श्री प्रफुल्ल डी स्नेह जी, प्रोफेसर बैजन कुमार मिश्रा जी, सुमन कौले जी, और मेरे सामने बैठे हुए देश के कोने कोने से आए हुए प्रमुख बहनों, भाई और प्यारे प्यारे दोस्तों, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा प्रयास जो इन्होंने करने का सोचा, ये आसान काम नहीं है जी। और जिसने भी मीडिया में रह के थोड़ा सा हट के करने का सोचा, वो तो या तो बंदा नहीं रहा या मीडिया नहीं रहा। ये लाला लाजपत राय जी के समय से अगर हम शुरू हो जाएं तो आपको उनकी कठिनाइयां दिखेंगी। मन्ना जी ने अपना पूरा जीवन, लगभग 30 साल मन्ना जी आपको हो गए हैं, चाहे इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से थ्रू किया हो, चाहे मीडिया के थ्रू किया हो, जोड़ा है लोगों को। और जहाँ तक पॉजिटिव बोलने की बात है, ये तो बहुत ही कठिन काम है। जिसने भी पॉजिटिव बोला उसको बहुत ही कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा, निश्चित है। और अक्सर लोग कहते हैं कि ये तो ये छोटी सी अखबार है, खास करके जो छोटे न्यूज़पेपर आते हैं। मैं कहता हूँ जो वो खबर निकाल के ला सकते हैं वो कोई नहीं ला सकता है, क्योंकि वो किसी के आगे बिकने वाले नहीं होते हैं, झुकने वाले नहीं होते हैं। बड़े वाले जो न्यूज़पेपर्स हैं वो कहीं ना कहीं ऑब्लाइज्ड होते हैं, किसी को जगह मिली होगी, किसी को मशीनरी मिली होगी, किसी के ऊपर किसी का हाथ होगा, लेकिन कितनी मेहनत करके जो न्यूज़लेटर बनाते हैं, पैसा भी अपना लगाते हैं, मेहनत भी अपनी, दुश्मनी भी अपनी, पंगा भी खुद ही लेते हैं, वो निभाते भी हैं उसको। और सबसे बड़ी बात, अपनी संस्कृति को कायम रखते हैं। आज इस बात को गौर करने की बात है कि आज़ादी के किस मोड़ पे आके हम सुनते आ रहे थे बचपन से कि यार हमारी भाषा ना हिंदी होनी चाहिए, मम्मा जी, लेकिन वो बात आज कहाँ 1947 और कहाँ 70 साल के बाद मोदी जी ने साबित कर दिया, जब सीबीएसई ने घोषणा कर दी कि कोई भी बच्चा अपने क्षेत्र में अपनी मातृभाषा या अपनी जो भाषा है, उसकी खुद की भाषा है, उससे पढ़ेगा, वो कंपलसरी है, और उसके अलावा वो कोई भी ले सकता है। अंग्रेजी मानते हैं कि बहुत अच्छी मानते हैं, मैं अंग्रेजी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अगर देश का इतिहास देखें तो हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी वो अपनी मातृभाषा से पढ़े हैं। हमारे कानून के रचयिता अंबेडकर जी अपनी भाषा से पढ़े हैं। टाटा ग्रुप सबसे बड़ा ग्रुप है देश का, उसके जो चेयरमैन रहे नटराजन जी, ये सब हिंदी, तमिल, तेलुगु में पढ़ के, बाद में ठीक है इन्होंने इंग्लिश भी पढ़ी,
लेकिन इन्होंने अपनी मातृभाषा से ही अपने देश के नाम को रोशन किया। और आज भी जो ज़्यादा बिकने वाले न्यूज़ पत्र हैं वो हिंदी वाले हैं। लोगों को लगता है ये हमारा अपना पेपर है, कहीं उनको बनावट नज़र नहीं आती है, ये निश्चित है। और हमारे बच्चों को एक मौका मिला देश में CBSE के थ्रू कि हाँ, आप अपनी भाषा तो पढ़िए, उसके साथ अंग्रेजी चाहते हैं तो आप एडिशनल ले सकते हैं भाषा। ये बहुत बड़ी बात है, ये पहली बार इतिहास में हुआ है हमारे देश के अंदर। नहीं तो अंग्रेजी को प्रमुख कर दिया गया था और कई जगह तो होड़ लग गई कि मेरे बच्चे को अंग्रेजी नहीं आती है तो ये बच्चा बड़ा कमज़ोर है जी, ये तो पढ़ ही नहीं सकता जी। यानी हमने अपने बच्चे की पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ नौकरी के लिए करी है। यही बात हुई ना कि अच्छी इंग्लिश बोलेगा तो नौकरी अच्छी मिलेगी, लेकिन उससे हटकर भी तो सोचिए ना कि देश की बहुत महान हस्तियां जिन्होंने शायद अंग्रेजी को छुआ भी नहीं होगा, लेकिन आज वो देश को रत्न की तरह लेके चल रहे हैं। और मैं समझता हूं कि आज बच्चों को इस बात की कदर भी आ रही है। और एक बात और, आप किसी भी भाषा में पढ़िए, आप किसी भी भाषा में लिखिए, अगर आपका देश से प्यार नहीं है ना जी, अपनी मिट्टी से प्यार नहीं है, तो आप कहीं सफल नहीं हो सकते। ये सबने देखा, अभी कोरोना में क्या देखा हमने, हमें 3 चीजें देखने को मिली। पहली बात कि उस कोविड में हमें सबकी पोल खुल गई, खुलती हुई दिख गई कि जो अपने आप को बहुत बड़ी सरकारें कहते थे, जो अपने आप को बहुत बड़े नेता कहते थे, दिल्ली का उदाहरण ले लो, बिजली हाफ, पानी माफ, सुनते होंगे आप, देश में बैठे हुए, बिहार से आए हैं, कहाँ से आए हैं, लेकिन उस समय दिल्ली में सांस तो माफ नहीं थी। याद करिए ना, ऑक्सीजन नहीं थी दिल्ली में। जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में एक रात में 25 लोगों को मर जाना, ये जलालत की बात नहीं थी तो और क्या थी। ये लोग, जब लोग अपनी जिम्मेवारी से भागते हैं, और वहाँ मीडिया का आगे आना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बात पब्लिक नहीं बोल सकती है जी। हाँ ठीक है, सोशल लोग बोल सकते हैं, सोशल मीडिया बोल सकता है, हम सोशल NGO वाले बोल सकते हैं, लेकिन उस बोलने के बाद अगर उस पर अमल नहीं हुआ, जैसे मैंने आवाज़ उठाई, मैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की कोर ग्रुप में हूँ, मैंने कहा हमारे चेयरमैन चीफ जस्टिस साहब को, अरुण मिश्रा जी को, कि ऐसी क्या बात हो गई कि दिल्ली के अंदर गरीब आदमी तो गरीब आदमी की मदद कर रहा था, प्रवासियों की भी मदद कर रहा था, लेकिन दिल्ली के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल थे मैक्सिमम, जिस बीमारी का इलाज नहीं था, वो 15 से 20 लाख बिल किस चीज़ का बना रहे थे जी। क्यों ना उनके ऊपर कार्रवाई हो, क्यों ना कार्रवाई हो उनके ऊपर, जिनको आपने फ्री में ज़मीनें दे रखी हैं 1 रुपये की लीज पे, उन्होंने 15 से 20 लाख के बिल बनाए। वो कौन लोग थे जो दिल्ली में 2000 वाला इंजेक्शन 2 लाख का बेच रहे थे? आपके सामने है, भूलना मत इस बात को, बता दूं मैं आपको, 100-200 साल तक आप नहीं भूल सकते हैं। जिस प्रकार जलियांवाले बाग के कांड को कोई नहीं भूल सकता ना, 1984 के कत्लेआम को कोई नहीं भूल सकता है, भोपाल गैस कांड को कोई नहीं भूल सकता है, कोविड को तो कम से कम 200 साल लोग याद रखेंगे, क्योंकि हमारे मुल्क का कोई ऐसा परिवार नहीं बचा, चाहे किसी की रिश्तेदारी में, किसी की दोस्ती में, किसी के बिजनेस में, किसी के मोहल्ले में, कोई ना कोई तो गया है। तो उस समय जिन्होंने ऐसा किया उनको नहीं बख्शना चाहिए। खास करके मैं सैल्यूट करता हूँ डॉक्टर्स, टेक्नीशियंस, एम्बुलेंस ड्राइवर, इन लोगों ने बहुत काम किया, पुलिस ने बहुत काम किया, सिविल डिफेंस ने किया, लेकिन वो लोग कौन थे जिन्होंने 1000 वाली एम्बुलेंस 50,000 की दी, 500 का ऑक्सीजन का सिलेंडर 50,000 का दिया? वो लोग कौन थे? वो लोग हमारे ही तो लोग थे ना। तो वो जिस मीडिया ने उसको उछाला, जब मैंने उछाला मेरे ऊपर 14 केस हो गए। वो बात अलग है कि बाद में उन्होंने माफिया मांगी मेरे से, हॉस्पिटल वालों ने लाशें देने से मना कर दिया। और आफ्टर ऑल मीडिया की मेहरबानी से मैं उन बातों को उछाल उछाल के जब मैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में गया तो मैंने ये चीज़ वहाँ पे मंजूर करा दी है कि आप भी नोट कर लीजिएगा। उसकी मैं नोटिफिकेशन की कॉपी भी दे दूंगा मन्ना जी को, आप सबको भेजेंगे कि देश के अंदर कोई भी हॉस्पिटल डेथ होने के बाद, चाहे आपका 1 लाख का बिल है चाहे 20 लाख का है, डेड बॉडी को रोक नहीं सकता है, उसको तुरंत बॉडी रिलीज करनी ही पड़ेगी। इसका कानून बन गया है, ये छोटी बात नहीं है। और दूसरी बात, चाहे वो हॉस्पिटल छोटा है चाहे बड़ा है, अक्सर हम देखते हैं रात के 2 बजे कह देते हैं डेथ हो गई है, बॉडी को घर ले जाइए आप। अब बताइए, छोटे से घर के अंदर 4थी मंजिल पर रहता है, डेड बॉडी कैसे रखेगा, वो कैसे लेके जाएगा? तो मैंने जब इसके ऊपर एक RTI लगाई दिल्ली में, तो 10,000 में से 9,500 हॉस्पिटल ऐसे थे, छोटे 20-30 कमरे वाले, जिनके पास मोर्चरी कमरा नहीं है, कहते बॉडी घर ले जाइए।
तो उसका भी कानून बन गया है कि कोई भी हॉस्पिटल जब अब रिन्यू होगा अगले साल में 2024 में, तो उनको मोर्चरी कमरा अपने हॉस्पिटल के अंदर बनाना ही पड़ेगा, डेड बॉडी घर के लिए नहीं देंगे वो। तो बातें मैंने भी सीखी इन लोगों से, मैंने वहाँ बातें रखी, और सबसे बड़ी 2 बातें और मैंने मंजूर कराई हैं कि लगभग दिल्ली में ही 638 डेड बॉडी हर महीने अनक्लेम्ड कह के जला दी जाती है, चाहे वो पुलिस के द्वारा आती है, चाहे वो रेलवे पुलिस के द्वारा आती है, चाहे वो हॉस्पिटल्स में कुछ लोग ऐसे एडमिट होते हैं जिनका कोई नहीं होता, जिनको लावारिस कहते हैं। मैंने कहा कि इन बॉडीज़ को अगर पोस्टमार्टम नहीं होना तो क्यों ना उन बच्चों को दे दी जाए जो बेचारे परीक्षण कर रहे हैं, जो डॉक्टरी कर रहे हैं। डॉक्टरी के लिए उनको 44 बच्चों को एक बॉडी मिलती है। तो ईश्वर ने मेरी बात को रखा और वो भी ऑर्डर हो गए हैं कि जितनी भी डेड बॉडी जिसका पोस्टमार्टम नहीं होगा, वो ऐसे जो हॉस्पिटल है, एम्स है, पंथ है, जो भी है, जिस हॉस्पिटल में डॉक्टरी बच्चे कर रहे हैं, उनको वो डेड बॉडीज दे दी जाएगी। ये बात पास हो गई है। और सबसे बड़ा जो मेरा मुद्दा था वो था क्रिमेशन का। आपने कोविड में देखा कि किस प्रकार जैसे बचपन में दूध की लाइन देखते थे, क्रिकेट की लाइन देखते थे, लाशों की लाइन भी लगी। मन्ना जी, लाशों की लाइन लगी। मेरे वाले शमशान घाट सीमापुरी में 150 पौने 200 तक लगती थी। बच्चों ने हाथ लगाने से मना कर दिया, कई जगह पे उठाने से मना कर दिया। मैंने तो यहाँ तक देखा कि लाश को उठाने से मना कर दिया बच्चों ने। कहते थे शंटी जी आप ले जाओ, आपकी एम्बुलेंस ले जाए, लेकिन जब हम लेके जाने लगते थे तो ये कहते थे दर्शन करा दो। और दर्शन कराने के बहाने किसी ने बाप की हीरे की अंगूठी उतारी, किसी ने माँ की बालियां उतारी, किसी ने अंगूठियां लगवाए। उस समय को याद कीजिए जरा। उस समय में उन लाशों को जलाने के लिए भी लोगों ने ब्लैकमेल किया। जो काम 5,000 का था 50,000 मांगे। लेकिन आज हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से ये भी पास करवा दिया है, खाली दिल्ली नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी को लेटर चला गया है कि चाहे एमसीडी देखती है, चाहे वहाँ गवर्नमेंट देखती है, कोई भी गरीब या लावारिस डेड बॉडी आएगी, आपको उसका दाह संस्कार निःशुल्क कराना पड़ेगा। और वो पास हो चुका है, बता दूंगा। और उसकी सबसे पहली शुरुआत महाराष्ट्र से हुई। बड़ी मजेदार बात, मैं अभी महाराष्ट्र सर्वे करने गया, सब शमशान घाट में घूम के आया। उन्होंने 3 क्विंटल का रखा है रेशो, 3 क्विंटल तक माफ है। उसके बाद किसी को ज़्यादा चाहिए तो 700 रुपये दे सकते हैं, और नहीं दे सकते तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम लेके आएंगे, मीडिया के माध्यम से घर घर पहुँचाएंगे, तो मुझे लगता है इसका फायदा सीधा सीधा होने वाला है। और ये बात निश्चित है कि जो काम बुरे होते हैं उसको तो मीडिया उछालता है, लेकिन जब अच्छे काम होते हैं उसको मीडिया छुपा देता है। जरा सोचिए, जब दिल्ली के अंदर तराई तराई मची हुई थी, जब मैंने बताया कि 25 लोग एक रात में मरे, उस समय अगर हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी सड़क पर नहीं उतरते या मिलिट्री नहीं उतरती, तो शायद दिल्ली में लाशों का मंजर फुटपाथों के ऊपर लगा होता। और दूसरी बात, जब माननीय प्रधानमंत्री जी वैक्सीनेशन के लिए लोगों को तैयार कर रहे थे, जरा याद कीजिए कुछ मीडिया ने क्या कहा था, ये तो नकली है जी, ये जल्दबाजी में ला रहे हैं जी, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जी। लेकिन 200 करोड़ लोगों को जो वैक्सीनेशन लगी, उसी का फायदा हुआ। नहीं तो यहाँ तीसरा दौर भी आता, चौथा भी आता, 5वां ही आता, चाइना की तरह यही हाल हो रहा होता। तो हमें अच्छी बातों को भी उछालना चाहिए, मीडिया को खास करके सकारात्मक, जो आपने एक बात रखी है सकारात्मक, वही मीडिया कामयाब है जो सकारात्मक बातें करते हैं जी। तो चूंकि मैं एक एनजीओ चलाता हूँ, मेरा भी यही काम है आपकी तरह इन बातों को, अच्छी बात को अच्छा कहना, बुरी को बुरा कहना। तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि हर नागरिक ऐसी बातों को कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे शेयर करे जो अच्छी लगे। मैं अभी 2 मिनट और लूँगा आदरणीय सर। मैं आज एक गुरुद्वारे में था, वहाँ सारे हमारी बिरादरी के लोग बैठे हुए थे। मेरे बेटे को ज्योतिजीत को अभी स्पोक्समैन बनाया गया है दिल्ली प्रदेश में। तो मैंने उन सब ने अपनी बिरादरी को कहा, मैंने कहा जी आप प्रधानमंत्री जी की अच्छाई करने से कतराते क्यों हैं, मुझे इसका जवाब दीजिए। मैंने कहा जी 1984 में कत्लेआम हुआ, जब तक दूसरी सरकार रही, एक बंदा जेल नहीं गया, एक सिंगल बंदा जेल नहीं गया। एक देश में 2 कानून कैसे, हिरण मारने वाले को जेल और 5,000 लोगों को दिल्ली में मारने वालों को कोई जेल नहीं, उसको बेल। लेकिन जैसा वायदा किया था उन्होंने भेजा आके सज्जन कुमार को जेल, और जाएगा टाइटलर भी बचेगा, ये भी नहीं बता दूंगा आपको, ये बोला मैंने मंच के ऊपर। और दूसरी बात मैंने बोली
कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारे गुरुद्वारे रह गए थे, हम रोज अरदास करते हैं गुरुद्वारे में कि हे परमात्मा उन गुरुद्वारों के दर्शन खोल दो, और प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था। मैंने कहा देखो खोल दिए उन्होंने दरवाजे। तो जो अच्छी चीज है उसको आप प्रसार क्यों नहीं करते हैं? सारी दुनिया, हम जब से हम पैदा हुए हैं हम बाल दिवस मना रहे हैं। किसका जी? जिसको बाल से कोई लेना देना नहीं था, वो तो बालाओं वाले थे। बाल वाले थे ही नहीं, वो तो बालाओं वाले थे। लेकिन आज असली बाल दिवस की घोषणा की है प्रधानमंत्री जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों की शहादत को लेकर। इतना छोटी बात नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों की यादगार के रूप में जब बाल दिवस मनाई, दुनिया खुश हुई। अब पटना वाले तो ज्यादा खुश हो रहे होंगे क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी की तो जन्मभूमि है वो। तो ये चीजें, इसके अलावा भी बहुत चीजें हैं कि एक सिख जो उसका कप्कार है यानी कृपान, पहले अलाउड नहीं था हवाई जहाज में। तो मोदी जी ने कहा कि जब हमारे देश के नागरिक हैं और इनके कप्कार हैं, गुरु गोविंद सिंह जी देके गए हैं, तो इसको क्यों ना अलाउ करें। तो वो भी कानूनी रूप से अलाउ हो गए। छोटी बातें नहीं है, मैं बात बोलता हूँ सबके बीच में। इसी प्रकार आप भी कोई भी बात आपको लगता है कि वो देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, तो हमारा नैतिक फर्ज बनता है कि उन लोगों को, उन बातों को लोगों के बीच में लेके आए ताकि उनको हिम्मत मिले काम करने की। और तो मैं समझता हूँ कि जो मुझे इन्होंने समय दिया, मन्ना जी ने बहुत ज़्यादा समय दिया, और मैं अक्सर इनके कार्यक्रम में आता हूँ और देखता रहता हूँ। ये बहुत अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं, काम करने वाले हैं। अदरवाइज इनको 150 कार्यक्रम करने की क्या जरूरत है? इसके पास समय, देश के अंदर बात करने का समय नहीं अपने परिवार और बच्चों के अलावा। लेकिन ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से, अपने शहीद भगत सिंह सेवा दल की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। और अंत में यही कहूँगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैं एक बार चाहूँगा, कोविड में जो लोग सेवा करते हुए शहीद हो गए हैं, एक बार खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाइए प्लीज प्लीज। डॉक्टर, टेक्नीशियन, पुलिस, सिविल डिफेंस, एम्बुलेंस ड्राइवर, शमशान घाट की सेवा करने वाले लोग, इन सबकी मेहरबानी से हम लोग बचे हैं, सच बोलूँगा। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद सर। वंदे मातरम आपने अलग जगह दी है। सकारात्मक कार्यों को आपने समर्थन दिया है और हम लोग मिलजुल कर किस तरह से काम कर सकते हैं उसकी रूपरेखा जो है आज यहाँ राजेंद्र भवन ऑडिटोरियम दीनदयाल उपाध्याय मार्ग जो है गवाह बनेगा कि 2047 तक किस तरह से आरजेएस जो है सकारात्मक पत्रकारिता से भारत निर्माण कर सकता है। और आज़ादी की अमृत गाथा का 150वां कार्यक्रम के शोभा बढ़ा रहे हैं। 150 कार्यक्रम जब हम लोग कहते हैं तो उसके अंदर है क्या? मैं चाहूँगा, ऐसे तो 150 कार्यक्रम के बारे में चर्चा करना तो अपने आप में छोटा सा एक क्लू देंगे कि कैसे प्रफुल्ल भाई और रंजन बेन जी मिलकर इस अभियान को इतनी ताकत दिए कि ये 150 अंक तक पहुंचा है। और हर वेबिनार के बारे में इन्होंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, यूट्यूब पे देखा है, गूगल में देखा है और तैयारी की है। तो छोटा सा एक प्रीव्यू प्रफुल्ल दा से, जो जाने माने फार्मासिस्ट हैं, और आप लिस्ट हम लोगों के पास आ गई है। एक छोटा सा आप लोगों से हम लोग प्रबोधन का कार्यशाला भी छोटा सा करेंगे। मैं प्रफुल्ल डी शेठ जी जो बड़ौदा गुजरात से आए हैं, और 150 आज़ादी की अमृत गाथा आखिर है क्या, वो उसमें था क्या, छोटा सा एक रिव्यू डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जी और मुख्य अतिथि से भी चाहेंगे कि 150 कार्यक्रमों को लेकर जो चर्चा हो रही है उसमें है क्या। मैं चाहूँगा समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए उसे, हालांकि बहुत लंबा है, मैं लंबा नहीं करूँगा। मन्ना जी, एक जो प्लेटफॉर्म बनाया है मन्ना जी ने और आप सब ने प्लेटफॉर्म जो बनाया है, वो प्लेटफॉर्म बहुत अद्भुत है। शुरू में जब बिजॉन्दा के साथ में आया यहाँ पे, तो मैं प्लेटफॉर्म समझने में 2-3 बार आना पड़ा। और ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि मैंने अपने नाना जी के तरफ से, मैंने गुजरात के सबसे जाने माने जो संत कवि है नरसिंह मेहता, उनके नाम मैंने जो ये अवार्ड मैंने घोषित किया। लेकिन उसके साथ जो अवार्ड तो घोषित किया, लेकिन उसी सभा में कम से कम 4 से 5 शहीद का भी सम्मान हुआ उनके जन्मदिन होने के कारण।
इतना अद्भुत फॉर्मेट जो बनाया है। और उसी दिन एक चर्चा हुई, जो चर्चा एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पे हुई, और वो सब्जेक्ट में से एक दो तीन आपको बताता हूँ कि सब्जेक्ट भी कैसे चूज किया जाते हैं। और ये है कि भारत को स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान कैसे करना चाहिए। और एक्सपर्ट्स बैठे हैं यहाँ पे, और कहते हैं नागरिक समानता में सूचना और प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है। ऐसे ऐसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा होती है, और 1 घंटे और 30 मिनट तक। और अगर 1 घंटे 30 मिनट में मेरे ख्याल से कोई प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ, वो चलता ही रहा 2 घंटे तक। तो बहुत ही आनंद के साथ संडे हमारा व्यतीत होता है। और मैं आप सबको निमंत्रण देता हूँ कि नोट कर लीजिए संडे 11 से 12:30 तक। और मैं, क्योंकि समय कम है, तो मेरे तरफ से भी एक घोषणा करना चाहता था कि इस जो हम कॉर्पस बना रहे हैं, तो रंजन बहन और मेरे तरफ से हम भी 1 लाख रुपये की इसके अंदर रकम देंगे। जय हिंद, जय भारत। तो आर्जेशियंस को हम सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि जिस तरह से अकेला चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए और कारवां बनता गया, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि सकारात्मक पत्रकारिता करने में पैसे की दिक्कत सभी मानते हैं। पत्रकार बैठे हुए हैं, वो जानते हैं दिक्कत है। सरकार की जो भी चीज़ें हैं वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं। किसी राज्य में कुछ और, किसी राज्य में कुछ और समस्याएं हैं। मैं भी वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, और जंतर मंतर से लेकर और आईटीओ पे न जाने कितने धरना प्रदर्शन वगैरह करके, लेकिन प्रफुल्ल भाई जैसे भी लोग हैं, बिजोन मिश्रा जैसे भी लोग हैं, और सकारात्मक पत्रकारिता किस तरह से इसमें योगदान कर सकती है। मैं अपने बड़े भाई अरविंद कुमार सिंह जी, जिनका लंबा अनुभव पत्रकारिता का रहा है और इस समय पार्लियामेंट में बैठते हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा सादर हमें मार्गदर्शन करें, ताकि 2047 तक का जो लक्ष्य है उसकी शुरुआत आज हो रही है। सम्मानित मंच और मित्रों, बहुत सारी बातें हुई और अभी संटी जी चले गए। मैं चाहता था कि जब मैं कुछ बोलूं तो वो रहें, क्योंकि होता क्या है कि हम लोग तो पत्रकार हैं, लेकिन जब आप किसी पार्टी पॉलिटिक्स वगैरह में जुड़ते हैं तो आपको एक स्क्रिप्ट मिल जाती है जिसके हिसाब से आपको पढ़ना होता है। और बहुत सारी चीज़ें, मन्ना जी हों, हम लोग हों, ये जब अपनी बातें कर रहे होते तो वो स्क्रिप्ट अपने आप आती रहती है। कोरोना प्लेग आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसके पहले प्लेग आया। जब प्लेग आया था उस समय बाल गंगाधर तिलक जैसे लोगों ने क्या काम किया है। पूरा जो आपका मुंबई गुजरात का जो क्षेत्र था, वो किस तरह का काम हुआ है। आप सर बड़ोदरा से आए हैं, तो अचानक मुझे याद आया कि हम लोग जिस बिल्डिंग में बैठे हैं, राजेंद्र प्रसाद, उनके याद में ये बिल्डिंग बनी है। और उनको कौन ले आया राजनीति में? वो थे गांधी जी। क्योंकि मैंने चंपारण पे काफ़ी काम किया, इसलिए थोड़ा संदर्भ देख करके आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि वो भी एक पॉजिटिव थिंकिंग का एक मामला है। जब गांधी जी 1917 में चंपारण आए, उस समय हिंदुस्तान के बहुत कम लोग उनको जानते थे, ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, क्योंकि उसके पहले वो घूम रहे थे, गोखले जी के कहने पर ट्रेन से घूम रहे थे, 3rd क्लास में घूम रहे थे। और चंपारण में पहुंच करके जब वो गए, उस समय उनको भोजपुरी तो छोड़ दो आप, ना भोजपुरी आती थी ना हिंदी आती थी, मतलब लैंग्वेज का भी इशू था उनके साथ। उसी समय राजेंद्र प्रसाद और उनका संपर्क हुआ। लेकिन जो अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उनको शुक्ला जी लेके गए थे, राजकुमार शुक्ल, जो कि उसी चंपारण इलाके के रहने वाले हैं। तो वो लोग आए पटना में, तो पटना में राजेंद्र बाबू के घर जब गए तो राजेंद्र बाबू थे नहीं वहाँ।
उन लोगों ने राजेंद्र बाबू का टॉयलेट भी नहीं यूज करने दिया। बाहर जैसे वकीलों के यहाँ, बड़े वकीलों के यहाँ होती है जो स्थिति, गांधी जी बाहर रहे, फिर उनके एक दोस्त वकील थे जो बहुत नामी गिरामी, उनके साथ मिले वगैरह वगैरह। ये पूरी कहानी लंबी चौड़ी है। राजेंद्र बाबू और अनुग्रह नारायण सिन्हा, अनुग्रह बाबू तो बहुत ही बड़े लैंडलॉर्ड थे, उनके साथ 2-4-6 जो है वो सेवक लोग चलते थे। कभी इन लोगों ने ज़िंदगी में अपने हाथ से खाना नहीं बनाया था, कुछ नहीं। लेकिन जब चंपारण में ये लोग गए, देखा उन्होंने कि भाई ये मूवमेंट धीरे धीरे जड़ पकड़ रहा है, तो राजेंद्र बाबू जब गए तो वहीं चंपारण ने ही उनके उस विचार को बदला कि बड़े से बड़ा वकील हो जाऊंगा मैं, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन अपने देश की सेवा का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए 1917 में जब राजेंद्र बाबू ने तय किया तो उनको नहीं पता था कि हिंदुस्तान आज़ाद होगा कि नहीं, उनको ये भी नहीं पता था कि अंतरिम सरकार जो बनेगी उसमें मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनूंगा कि नहीं, उनको ये भी नहीं पता था कि संविधान सभा का अध्यक्ष बनूंगा नहीं, और उनको ये भी नहीं पता था कि भारत गणराज्य का पहला राष्ट्रपति बनूंगा कि नहीं। पता नहीं क्या बनूंगा, शहीद हो जाऊं, क्या हो जाए, वो उस समय वो गए, जुड़े, उस भवन में हम लोग बैठे हुए हैं। और उसके पीछे वो हजारों लोगों का जो फ्रीडम मूवमेंट, और ये राजेंद्र बाबू की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर कैसे बनी? केवल इसलिए बनी कि जब 1934 का भूकंप आया बिहार में, उस भूकंप में उस आदमी ने जिस तरह की सेवाएं दी, आज एनडीआरएफ वगैरह बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं बनी, वो क्या देती होंगी? ये लोग जो कि बड़े बड़े संस्थापनाओं में रहने वाले लोग, इतने बड़े वकील, इतने लग्जरी जीवन को जीने वाले लोग, ये बिल्कुल एक जिसको आप कहिए कि बिना चारपाई के नीचे सो रहे हैं। आप कल्पना करिए, और वो भी आज के मतलब 100 साल पहले, 100 साल पहले ही गांधी जी ने उनको कहा था, अनुग्रह बाबू भी उनको, कि अपने नौकर चाकर जो इनको बाहर करिए, खुद खाना बनाइए, खुद बर्तन साफ करिए, खुद झाड़ू लगाइए, ये सारी बात है। और इसीलिए वो जो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ये लोग चले, इसीलिए अगर आप ग्रोथ को देखेंगे, देखिए क्या है कि जो सरकार आती है, मैं पार्लियामेंट को 1989 से देख रहा हूँ, राज्यों के विधानमंडलों को देख रहा हूँ। अगर कभी आप यूट्यूब पर जाएंगे तो मैं अकेला पत्रकार हूँ इस देश का जिसने भारत के विधानमंडलों पर प्रोग्राम बनाया। उसमें गुजरात विधानसभा पर बनाया, हिमाचल पे बनाया है, हाँ, उत्तर प्रदेश के लेजिस्लेटिव काउंसिल और असेंबली पे बनाया है कि इन लोगों ने क्या किया है। ठीक है ना? तो सामान्यतः जब आप पॉलिटिक्स की बात करते हैं, नेताओं की बात करते हैं, तो बड़ी नेगेटिव इमेज बनती है। ठीक है ना? लेकिन ये नेगेटिव इमेज कब से बन रही है? आप इसी बीच में जब गांधी जी की बात करते हैं तो आपके दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग आती है। आप जयप्रकाश नारायण की बात करते हैं तो पॉजिटिव थिंकिंग आती है। और अगर आप इनका इतिहास देखेंगे तो पाएंगे कि ये लोग किसी हाउस के मेंबर नहीं थे, कभी भी ये लोग किसी हाउस में थे ही नहीं। और गांधी जी की भारत का कोई भी ऐसा विधानमंडल नहीं है जिसमें गांधी जी की प्रतिमा न लगी हो या जिसमें स्पीकर के पीछे गांधी जी की फोटो न लगी हो। गांधी जी ने 1917 में गुजरात की एक पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो हुई थी दाहोद में। उसमें गांधी जी ने कहा था कि हमारी संसद होगी तो कैसी होगी। उन्होंने कहा था कि वो संसद होगी जो, वो हमारी गलतियों को सुधारने का काम करेगी। गांधी जी ने कहा था कि जो इंसान है वो गलतियों का पुतला है, और हाउस ऑफ कॉमन्स की जो हिस्ट्री है वो गलतियों से भरी हुई है। हम जब होंगे तो हमें अपनी गलती करने और उसको सुधारने का मौका होगा, जो कि अंग्रेजी राज में नहीं है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं वो किस पॉजिटिव थिंकिंग के साथ इन लोगों ने आज़ादी दिलाई। और जब आज़ादी मिली है, अगर आप उठा करके, क्योंकि इतिहास तो हर आदमी को पढ़ना ही चाहिए, अपने देश का इतिहास पढ़ना चाहिए, उस इतिहास में कौन क्या है, किसने क्या योगदान दिया है, आपको पता चल जाता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई हिस्सा नहीं है जहां लोगों ने आज़ादी के लिए लड़ाई न लड़ी। स्वाभाविक है कि कुछ चेहरे होते हैं जो किसी भी राष्ट्र में वो नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस पर होते हैं। मीडिया उन्हीं पर फोकस करता है जो निर्विकार भाव से सामने आते हैं। आज गांधी जी इसीलिए हैं, गांधी जी के पास कोई पार्लियामेंट्री कैरियर नहीं है कि वो 50 साल सांसद रहे, विधायक रहे, ऐसा नहीं है। और ऐसा होना कोई ज़रूरी नहीं है आप लोकतंत्र के सिंबल बन जाएं, इसके बावजूद कि आप कभी नहीं गए हो। आप लोग आश्चर्य करेंगे कि आज की जो दिल्ली की विधानसभा, संटी साहब जिक्र कर रहे थे, दिल्ली की विधानसभा जो है वो पहले सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली वो हुआ करती थी,
और उसी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह ने बम फेंका था। आज की जो गोल बिल्डिंग है पार्लियामेंट की, वही जगह है जहां बम फेंका गया था। लेकिन ये जो जिसका जिक्र कर रहा हूँ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें आजकल दिल्ली की विधानसभा चलती है। उस विधानसभा में रोलेट बिल पर जब चर्चा चल रही थी, तो केवल जिंदगी में एक मौके पर गांधी जी लंदन गए हों, गांधी जी कहीं गए हों, वो कभी किसी हाउस में गए नहीं है, लेकिन वो गए थे रोलेट बिल पर जो है एक बहस सुनने कि क्या चल रहा है। उस समय साउथ के एक लीडर, मैं नाम भूल रहा हूँ, उनका स्पीच चल रही थी। गांधी जी ने लिखा है एक जगह कि मैं जब उनकी स्पीच सुन रहा था तो मैं देख रहा था कि गवर्नर जनरल एक तक सुन रहा है उनके भाषण, उनके मैंने पूरी इतनी पॉजिटिविटी और एनर्जी भरी हुई थी उनके भाषण में, और ऐसा लग रहा था कि गवर्नर जनरल जो है वो उनकी बात को मान के रहेगा। और आगे गांधी जी ने लिखा, लेकिन जो सोते हुए जागता है, मैंने जो जागते हुए भी सोता है, उसको क्या कह सकते हैं। यानी वो सुन भी रहा है और किया अपने मन की। तो अभी संटी साहब थे, मैं चाहता था 2-4 मिनट रहते तो मैं बताता कि संटी साहब भी उसी पॉजिटिव मीडिया की देन है। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर कोरोना में उनके किए हुए कामों को मीडिया ने ना उठाया होता और उन लोगों ने नहीं उठाया होता जो पॉजिटिविटी के साथ काम करते हैं, तो आप यकीन मान लीजिए कि संटी साहब भी पद्मश्री और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन तो छोड़ दीजिए, वो यही ITO पर और INS बिल्डिंग में रिलीज लेके देखते। बहुत से लोगों को हम लोग देखते हैं 32-35 साल से। तो इसलिए मीडिया ने, उन्होंने माना भी उस बात को माना। तो पॉजिटिविटी की जो ताकत है ना, वो बहुत बड़ी है, और संटी साहब उसके एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। अभी मन्ना जी जो कह रहे हैं, तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मीडिया के पास बहुत बड़ी ताकत है। मीडिया ने ही दिल्ली में प्रेशराइज किया सरकारों को एक्टिव करने के लिए, नहीं तो पार्लियामेंट की कमेटी की रिपोर्ट है, आप लोग पार्लियामेंट की साइट पे जाके कमेटी सेक्शन है, उसमें आप एक राज्यसभा की कमेटी है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की, उसमें कोरोना पर एक रिपोर्ट छपी है, आप पढ़ लीजिएगा। इसलिए पढ़ लीजिएगा क्योंकि उसमें सभी पार्टी के लोग MP हैं जो, और उन्होंने जिस दुर्दशा का जिक्र किया है वो इतिहास की ऐसी दुर्दशा स्विस प्लेग में भी नहीं हुई थी। जो स्विस क्या बोलते हैं उसको, नहीं, अरे एक 1918 में भी एक आया था इसी तरह से, स्पेनिश फ्लू भी आया था, इसमें बहुत बड़ी आपदा एक तरह से थी। तो उस रिपोर्ट को बिल्कुल पढ़ने लायक है, और उसको मैंने भी बहुत उस पर काफ़ी काम किया, देखा मैंने। तो ऐसा नहीं है, हर आदमी अपना प्राण बचाए हुए घूम रहा था, बड़ा लीडर, बड़े लोग। और इसीलिए जब बात आई है ना अभी पार्लियामेंट में, एक सवाल के जवाब आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या जवाब आया है कि इस देश में ऑक्सीजन से एक भी मौत नहीं हुई है। अगर इस देश में ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई है तो उत्तर प्रदेश में लोग कैसे मरे हैं, यहाँ कैसे मरे, हम लोगों ने अपनी आंखों से देखे। तो छिपाने से चीज़ें कभी छिपती नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं आती हैं। और हम लोग, हमारा क्या काम है, मैं आखिर में 3-4 शब्दों में बात करके ख़त्म करूँगा। हम लोग जो मीडिया के लोग हैं, हमें उन लोगों की आवाज़ नहीं बनना चाहिए जिनके पास अपनी बुलंद आवाज़ है। हमें उनकी आवाज़ बननी चाहिए जो बेजुबान लोग हैं, जिनकी आवाज़ को कहने वाले लोग नहीं हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमें इस देश की उस ताकत को देखना, समझना और मदद करने की ज़रूरत उनकी करनी चाहिए जो इस देश को बनाने वाला है, आज भी वो बना रहा है इस देश को, वो है किसान और मजदूर। ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब कोरोना आया तो भारत अकेला देश था जो दुनिया के किसी देश को अनाज दे सकता था। हम ही अकेले थे जो है, पूरी दुनिया में अगर आप उठा करके देख लो, और हमने दिया भी, हमने दुनिया के कई देशों को दिया। हमने, हमारे लोग जिसको कहिए कि आँख पर बिल्कुल, एक जो वैज्ञानिक थे हमारे, उन सब लोग जो काम कर रहे थे, वो दिखाई पड़ा कि उन लोगों ने काम किया हुआ है। उनको तो लोग जानते नहीं, उनका तो कोई सम्मान भी नहीं करता, उनको तो भारत रत्न भी मिलना होता नहीं मिलता, उनको पद्मश्री पद्म पुरस्कार भी नहीं मिलते, वो तो लैब में चुपचाप काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि राष्ट्र निर्माण में इस तरह का काम करने वाले, वो लेखक हों, पत्रकार हों, बुद्धिजीवी हों, वो छोटे से छोटे इलाकों में पॉजिटिव काम करने वाले लोग हों, उनके चेहरों को तलाशना चाहिए हमें और उनको सामने लेकर आना चाहिए। ये हम लोगों की एक बड़ी जिम्मेदारी है।
और उसमें कैसे करना चाहिए। हमें जो है आज क्या है कि जब हमको आज़ादी मिली तो हमारे पास केवल 80,000 फोन। आज हमारे पास 80 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन है, 120 करोड़ लोगों के पास टेलीफोन है। तो आप ये सोच लीजिए जो संचार की क्रांति है, हमारे पास आबादी तो है ही, हमारे पास सबसे बड़ा बोझ है। तो ये संचार की क्रांति को दो रूप में बदल सकते हैं, या तो नेगेटिविटी का भंडार बना दें आप, या इसको पॉजिटिविटी की ऊर्जा से भरपूर बना दें। ये आपको करना है, फैसला आप लोगों को करना है। और मैं आरजेएस फैमिली को, जो कि 7 साल हो गया है, 8 साल हो गया, 2 साल में 10 साल, एक दशक का सफ़र करेगी। तो किसी भी संस्था के जीवन का ये साल बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो शुरुआती साल संघर्ष बड़े होते हैं, तो मुझे लगता है कि अब संघर्ष से आगे बढ़ चुके हैं मन्ना जी, और आगे कुछ लोग, आप लोग, सब लोग करके चलेंगे। और मैं थोड़ा सा फंसा रहता हूँ, लेकिन मन्ना जी के हर कार्यक्रम में आता हूँ थोड़ा बहुत देर, जितना संभव हो पाता है। और एक आखिरी और कि कभी हमारे लायक कोई एजुकेशन के लेवल पर हो, क्योंकि मैंने कई किताबें लिखी हैं जो कि एनसीईआरटी के सिलेबस में पढ़ाई जाती है, असम सरकार के सिलेबस में पढ़ाई जाती है, तेलंगाना गवर्नमेंट के, आंध्र प्रदेश के, इन सब पाठ्यक्रमों में पढ़ाई जाती है। और वो संचार पर ही है, संचार पर है। तो संचार से संबंधित अगर कोई चीज़ आपको लगे तो मन्ना जी से आप नंबर ले सकते हैं। ये हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, साथी हैं, ये हमको पकड़ लेते हैं, हम दुनिया के किसी कोने में रहते हैं। तो बस इतना ही बात करके मैं आप सब लोगों को बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आप बने रहिएगा वहाँ। नहीं, मैं भागूंगा मैं अभी जा रहा हूँ। मैं तो स्वयं का स्वामी स्मारिका भी दे दीजिए। हाँ, स्मारिका में दे रहा हूँ। लेकिन हमारे क्योंकि आपने सकारात्मक पत्रकारिता की बात की है, तो सकारात्मक पत्रकारिता यही है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनका सम्मान किया जाए। और आरजेएस ने सर्वोच्च सम्मान इस मंच पर आज प्रदान किया है। और मैं जादूगर जो हैं वो आए हुए हैं, देखिए ये भी बहुत ही अच्छा काम करते हैं। मैंने सिर्फ इसलिए बुलाया कि जितेंद्र सिंह बब्बर जी जैसे लोग जो हैं वो मीडिया का एक पार्ट बने, डेली हमारी नई पीढ़ी तक ये जादू कला जो है वो बच्चों तक पहुंचे। तो हम लोग मीडिया में बराबर ऐसे प्रतिभाओं को, ऐसे घर की महिलाओं को, ऐसे शिक्षिकाओं को, ऐसे प्रोफेसर को लेकर पॉजिटिव मीडिया में लेकर आएंगे। तो मैं चाहूंगा कि हरदीप कुमार सिंह जी, आप जो न्यूज़ लेटर हम लोगों ने, न्यूज़ लेटर और आरजेएस पीडीएच, उसका एक फोटोग्राफ हो जाए, क्योंकि देखिए आज का कार्यक्रम जो है वो हम लोगों को एम्पावर्ड करने के लिए किया गया है। देखिए हम लोग थोड़े रहे हैं, 8 सालों तक थोड़े लोगों ने ही देश तक आवाज पहुंचाने के। अरविंद जी आपका बहुत बहुत आभार। मैं स्वयं का स्वामी बनो जिन्होंने ये घोषणा करी, और पैनलिस्ट जो हैं उनके बारे में भी हम लोग कुछ चर्चा करेंगे, लेकिन स्वयं का स्वामी के बारे में 2 मिनट के लिए मैं चाहूंगा सुरजीत सिंह दिदेवार जी क्यों चाहते हैं कि स्वयं का स्वामी पूरा भारत का नई पीढ़ी बने, और हर महीने एक कार्यक्रम करने की आपने घोषणा करी है। हर महीने आरजेएस पीबीएच का एक कार्यक्रम अपने नाम लिखवा लिया आपने, जो पहली बार आपके ही नाम हुआ, अदरवाइज अलग अलग लोग करते थे। तो क्या उसके पीछे भावना रही? धन्यवाद मन्ना जी। सबसे पहले मैं यहाँ पर आरजेएस परिवार के सभी सदस्यों का बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने आज 150 प्रोग्राम पूरे करके उसके ऊपर मोहर लगाई है अपनी हाजिरी लगा। और बहुत सहज भाव से कह दिया गया था 75 के बाद हमें 75 और करने हैं। मैं खुद भी मैंने मन्ना जी से कहा कि यार आपके पास इतना समय नहीं हो पाएगा, मुश्किल होगी, मगर वो कार्य हुआ। और सरकारें तो कह देती हैं ये काम करो, सरकारें अनाउंस कर देती हैं, मगर उस काम को अगर किसी संस्था ने करा है अमृत महोत्सव का, तो आरजेएस परिवार ने किया। और फिर सरकार ने कह दिया, कहने वाले ने बड़े सहज कह दिया है
कि 2047 तक, 100 साल तक, अगले 25 वर्ष तक भी हमें ये करना है। और सहज ही हम इस उम्र के अंदर जिसमें बैठे हैं, मन में एक बात आ जाती है, यार 25 साल तो हम और रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और हमने घोषणा कर दी। प्रकृति का नियम है, 7 का एक फिगर है मानव जगत के अंदर, इसीलिए लक्की 7, रेनबो, सब कुछ 7 सुर, 7 चीजें हैं। मगर पहले 7 साल ही किसी बच्चे का परवरिश बहुत मुश्किल होती है, और उस 7 साल के बाद बच्चा खुद तैयार हो जाता है। आज आरजेएस परिवार 7 साल पूरे करके अगले पड़ाव में चला गया है, और जिसने 7 साल गुजार लिए हों तो वो 700 साल भी गुजार सकता है। हमने अगर लाइन देखी थी तो लाइन पे रुके नहीं थे, हमने कोशिश करी है तो आज स्मार्टफोन तक आए हैं। तो ये जो हमने उठाया है, हमारी अगली जनरेशन इसको लेके जाएगी। जरूरी नहीं हम हो ना हो, मगर हमारे कार्य को आगे लेने वाली हमारी जनरेशन। ये सबसे बड़ी बात है कि मंजिल को तय कर लो और पड़ाव बाई पड़ाव चलते रहें। बच्चा पहली क्लास में एडमिशन लेता है, पहली पे ध्यान देता है, 12वीं पे ध्यान नहीं देता। पास होते होते कब वो 12वीं पास कर जाता है मालूम नहीं होता। वैसे ही हमें अपने इस पड़ाव पे ध्यान रखना है। आज का 150 प्रोग्राम है, इस पे पूरा ध्यान दे। अगले जो है 1200 कार्यक्रम कितने हैं वो अपने आप ही हो जाएंगे। ये हमें पड़ा, ये सबसे बड़ी बात है। और जो बात कही गई है स्वयं का स्वामी, आप में से सबको मैसेज मिला होगा, सिर्फ आप ही को मैसेज नहीं मिला है। हमने कईयों को मैसेज दिया हुआ है, पर वो कौन यहां पहुंचे। कोई भी शख्स जब तक वो अपने भीतर निर्णय नहीं ले लेता कि मुझे उस कार्य पे जाना है, वो नहीं पहुंच पाता। ये सबसे पहला पड़ाव है स्वयं के स्वामी होना। और जैसे ही मैं किसी कार्य को स्वीकार कर लेता हूं, मुझे ये कार्य करना है, तो मैं स्वयं का स्वामी बनने का पहला कदम उठाता हूं। हम अपने आप से पूछें, यहां हम कैसे पहुंचे हैं, हमने कहां पहुंचना था, हमने उसका एड्रेस देखा, उस स्टेट देखी, और किसी भी दिशा में थे हम, उस दिशा के ऊपर हमने ले लिया। मैं नॉर्थ से था तो ये साउथ में पड़ता था, मैं साउथ में था तो नॉर्थ में पड़ता था। मैंने अपने भीतर स्वयं का स्वामी होते हुए, डिसीजन लेते हुए उस मार्ग की ओर दिशा कर ली और पहला कदम उठा लिया। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने वाहन को चूज किया कि मुझे कौन सा वाहन है। मैं गाड़ी मेरी वाहन है, या मैं मेट्रो पे आना है, बस पे आना है, कैब पे आना है, या 3 व्हीलर पे आना है। मैंने वो स्टेप उठाया। तो क्या हम जब हमने अंदर अपने भीतर डिसीजन लिया और उस तरफ दिशा कर ली और चल पड़े, पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे। जिंदगी के अंदर यही एक बात है, स्वयं का स्वामी के अगर हम डिसीजन लेंगे तो हर मंजिल को प्राप्त कर लेंगे, हर मंजिल को प्राप्त कर लेंगे, हर मंजिल को प्राप्त। यही जो है 2047 तक ले जाने का पड़ाव है। हमने 2047 को मोड़ लाई है, आने वाले आगे कौन सी मोड़ लगाएंगे उन पे है, उन पे है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए डायस में बैठे हुए सभी मेरे जो मित्रगण हैं, परिवार के सदस्य हैं, उनका आभार प्रकट करता हूं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए धन्यवाद। यही चीज इतिहास में दर्ज होगी, स्वयं का स्वामी बनो। मन में आपकी इच्छा है कि कुछ करना चाहते हैं, आरजेएस पीबीएच का द्वार जो है वो खुल चुका है। और अब तीव्र गति से, क्योंकि डेली ब्रॉडकास्टिंग होगा, और ये कैसे होगा, क्या होगा, ये सब आपके सामने आएगा और वो दर्ज होंगे, डॉक्यूमेंटेशन होगा। न्यूज लेटर में आपकी कहानी आपकी ही जुबानी इसमें दर्ज की जाएगी। और उसके बाद अगली घोषणा करेंगे, किताब कब आएगी, अगला कार्यक्रम कब होगा। ये परंपरा रही है। सोमेन कॉलेज जी ही अगले कार्यक्रम की घोषणा करते हैं और पूरे परिवार के साथ आते हैं। आपने देखा कोलकाता से 11 लोग 12 लोग आए हैं। तो ये हम लोगों का एक, बल्कि सोमेन कॉलेज जी के चलते ही आरजेएस फैमिली नाम पड़ा।
संस्थाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन जब ये परिवार के साथ हर कार्यक्रम में आने लगे तो फिर वो एक फैमिली का रूप ले लिया। फिर सभी लोगों के मन में आया फैमिली जैसा, हमारी फैमिली आज भी आई है, सोमेन कॉलेज की फैमिली आज भी आई है, ये फैमिली के लिए ना हम लोग प्रतिबद्ध हो गए। भाई बहन के रिश्ते से हम लोगों ने काम करना शुरू किया। माना, पहले तो माना आप हमारे भाई हो, आपने माना हम आपकी बहन हैं। प्रतिभा दीक्षित जी, इन्होंने भी घोषणा करी मैं भी हर महीने एक प्रोग्राम करूंगी। मुझे बड़ी खुशी हुई और हरदम कहती हैं आप मेरे भाई हो, कहती हैं वो फोन पे कहती हैं। जब मदन कटारिया जी आए तो हम लोगों ने लाफ्टर योगा शुरू किया फोन पे, मतलब हम लोग हा 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 हा, क्या दिक्कत है, करने में कोई दिक्कत नहीं है। 7 मई को आए थे, पूरे विश्व में भारत की पताका फहराने वाले। और सकारात्मक पत्रकारिता क्या होती है, क्योंकि हम लोग ऐसे लोगों को के लिए ही पीबीएच ला रहे हैं, इसलिए मंच पे बैठाया, सिर्फ एक प्रतीक के रूप। जो रिकॉर्डिंग करनी होती है जब भी इनके परफॉर्मेंस होते हैं, चाहे ट्रेड फेयर हो, चाहे दिल्ली बुक फेयर हो, जितेंद्र सिंह बब्बर जी और इनके जो सुपुत्र हैं, इन्होंने अपनी परंपरा, जादू कला या कोई भी कला, कोई भी आदिवासी कला हो, ये हो वो हो, बचाएगा कौन? उसको बचाने की जिम्मेदारी अगर कोई निभाता है तो आरजेएस पीबीएच के द्वार आपके लिए खुले हुए हैं। ये प्रतीक रूप में है। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको आप देखेंगे ट्रेमेंडस रिजल्ट, क्योंकि 150 कार्यक्रम करने के बाद हम लोगों के अंदर सकारात्मक ऊर्जा आ गई है। और लोग तो लाखों रुपए की घोषणा कर रहे हैं, लाखों रुपए की घोषणा कर रहे हैं। लाखों रुपए लेकर हम लोग करेंगे क्या? हम लोगों का कार्यक्रम कहीं गलत दिशा न ले, उसको कंट्रोल करना जरूरी है। आज 150 लोगों के भोजन की व्यवस्था की गई है कि हमारी आरजेएस फैमिली, कोई भी आदमी निराश होकर नहीं जाएगा, हम लोग एक साथ भोजन करेंगे। मैं जानता हूं अरविंद जी ने भी माना, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं। सकारात्मक पत्रकारिता में चुनौतियां हैं, लेकिन ऐसी सकारात्मक पत्रकारिता जिस तरह से उन्होंने कहा कि वो व्यक्तित्व को सामने लाता है, जो अच्छे लोग हैं उनको सामने लाता है। मैं आपको एक ऐसी प्रतिभा को जिन्होंने सबसे ज्यादा वीडियो बनाई है, आप यूट्यूब पे आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, प्रेम प्रभा झा, शिक्षिका, रिटायर्ड हैं, लेकिन उनके अंदर इतना उत्साह है, इतनी एनर्जी है। मैं तो उनसे खुद प्रेरित होता रहता हूं। जब भी फोन पे बात होती है, सर मुझे क्या करना है, अगला प्रोग्राम हो रहा है, कौन सी वीडियो बनानी है, इतना उत्साह मैंने बहुत कम लोगों में देखा है। मैं वंदे मातरम के लिए इन्हें बुलाना चाहूंगा कि आज जो स्वतंत्रता दिवस हम लोग और मित्रता दिवस भी मना रहे हैं, आज मित्रता दिवस है भारत के लिए, 30 जुलाई, आ जाइए प्लीज। ये आई हैं इंदौर मध्य प्रदेश से, संतोष झा जी भी आई हैं। मैं चाहूंगा कि वंदे मातरम जिस तरह से आपने वो रिकॉर्ड बनाया है, आप उस टेम्पो को कायम रखें। आप आरजेएस पॉजिटिव मीडिया यूट्यूब पर लिखिए और प्रेम प्रभा झा, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया मुन्नी कुमारी, इनकी वीडियो सारी आ जाएंगी। ये आरजेएस ने काम किया है अपने और अपनों के लिए। मैं प्रेम प्रभा झा इंदौर से यहाँ उपस्थित सभी विद्वतजनों को नमस्कार करती हूँ। इतने सारे भाई बहनों के बीच मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ। मैं हमारी मातृभूमि के लिए चंद लाइनें सुना रही हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रजोत्स्ना पुलकित यामिनीं फूलकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं सुभासिनीं सुमधुर भासिनीं
सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम। जय हिंद, जय भारत, सकारात्मक भारत। देखिए, इस तरह से हम लोग खड़े हुए, हम लोगों के अंदर एक एनर्जी आई, लेकिन इस एनर्जी को कायम करने के लिए, हमारे अंदर उत्साह बनाए रखने के लिए हमें कुछ ऐसे गीतों की तरफ भी जाना पड़ेगा जिसे कहते हैं विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के लिए मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर मुन्नी कुमारी, पटना से आई हैं, और मुन्नी कुमारी का भी आप नाम लिखेंगे, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया मुन्नी कुमारी। वो वीडियो आ जाती है, इनके पोते पड़पोते आने वाली कई पीढ़ियां जो है उसको देखेंगी। आज ये काम कर रही हैं, लेकिन वो अब उनका डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है। अब तो किताब में के अंदर भी आप देखेंगे, और आज तो सम्मान भी मिला है, तो वो डॉक्यूमेंटेशन भी सभी लोगों का होना चाहिए, ये हम लोगों की इच्छा है। तो डॉक्टर मुन्नी कुमारी, आपको श्यामलाल पार्षद का वो गीत जो पूरे भारत में फैल गया, तो आज उस गीत का गायन करेंगे। धन्यवाद सर। इस प्लेटफॉर्म से आरजेएस परिवार को शुभकामना भी देती हूँ, और मैं आप लोग के बीच विजय विश्व तिरंगा प्यारा को गाने की कोशिश करती हूँ। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हरसाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। स्वतंत्रता के भीषण रण में लड़कर जोश बढ़े क्षण क्षण में। स्वतंत्रता के भीषण रण में लड़कर जोश बढ़े क्षण क्षण में। कापे शत्रु देख कर मन में, मिट जाए भय संकट सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस चरखे के नीचे निर्भय ले स्वराज्य यह अविचल निश्चय। इस चरखे के नीचे निर्भय ले स्वराज्य यह अविचल निश्चय। बोले भारत माता की जय, बोले भारत माता की जय। स्वतंत्रता हो दे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आओ प्यारे वीरों आओ, राष्ट्र पर बलि बलि जाओ। एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। विश्व विजय करके दिखलाए, तब हो वे प्रण पूर्ण हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद। डॉक्टर नंद किशोर जी, दीप में तो जी तो हमारा है ही है मंच पे, और डॉक्टर जी, और फिर हमारा जो इस आरजेएस टीवी के जो स्पोक पर्सन है अशोक जी, सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं जो अभी जो सुन रहा था प्रोग्राम, अभी तो एकदम एंड पे हम लोग पहुंच चुका है। हर एक आदमी जो आए थे,
सभी को सभी का दृष्टिकोण से उसको लेवल से जो बोलना था बोले थे। फिर भी एक बात सभी को सोच के चलना चाहिए। खुद को एक सोच होता है, जो भी मैं सुनूं, फिर भी एक सोच सभी के लिए खुद को होता है कि इसको कहाँ तक ले जाना है, क्या करना है, नहीं है। क्योंकि आज हर एक स्टेट से जो आए हैं, क्यों आया है, इसके बारे में काफी चर्चा हुई है। सभी को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारा प्लस पॉइंट ये है कि हर एक दृष्टिकोण से हमारा इस ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए हैं, हर एक स्टेट से आदमी हमारा ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं। और पीवीएच के बारे में तो बोल ही दिए थे मन्ना जी। पीवीएच क्या है, पीवीएच का क्यों हम लोग जन्म दिया है, आज पीवीएच का जन्मदिन है। जैसे कि आरजेएस के साथ जब हम लोग काम शुरू किया है 24 जुलाई 2015 उसका जन्मदिन था, वैसे ही आज पीवीएच का जन्मदिन है। तो पीवीएच हमने क्यों किया है, मन्ना जी बोले थे कि पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस, मतलब जो भी काम हम लोग करेंगे जिस सेक्टर से, चाहे किसी सेक्टर से, चाहे पॉलिटिकल सेक्टर से, चाहे डॉक्टर सेक्टर से, चाहे एजुकेशन सेक्टर से, चाहे हेल्थ सेक्टर से, जो भी है, उस काम को पॉजिटिविटी के साथ अगर हम लोग हर टाइम पॉजिटिव है। जैसे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन पीजीआईपीएस केडीएस के हैं, इसमें भी हम जब मीटिंग करता हूँ, छोटा हो या बड़ा हो, उसमें मैं भी ये सब यूज करता हूँ कि पॉजिटिविटी के साथ रहो। जो भी काम, पॉजिटिविटी ऐसा चीज है जो आपको नौकरी तक पहुंचा देगा ही, 100 में 100 नहीं, उससे आगे भी कुछ होगा तो करेगा ही। तो आइए, हो गया है। साल में 2 प्रोग्राम होता है, एक होता है 26 जनवरी से पहले जो संडे होता है वो, और एक होता है 15 अगस्त से पहले जो संडे होता है वो। दोनों ही प्रोग्राम हमारा एकदम पहले हम लोग छोटा पहले में शुरू किए थे, जस्ट इसको उल्टा साइड में जो है गांधी शांति प्रतिष्ठान में हम लोग ये हैं, उसी से हम लोग शुरू किए थे। इसके बाद वो हम लोग बहुत जगह पे प्रोग्राम किए थे, एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर से लेके आज राजेंद्र भवन ऑडिटोरियम में हो रहा। तो इससे अगला जो प्रोग्राम होगा, मतलब अगला साल 15 से पहले जो इस प्रोग्राम होगा, ये एकदम ये मेरा भी वादा है और आप सबों को मैं ये बोलूँगा कि जिस तरीके से हम लोग अभी तक सहमत हो, जैसे सपोर्ट कर रहे हो, इसी हिसाब से सपोर्ट के लिए तो हम लोग कोशिश करेंगे। चलिए पटना की टीम, पटना की टीम किसके थोड़ा उधर से देखिए, कैमरा आ रहे हैं सब लोग। ठीक है।